हेलो फ्रेंड, फर्स्ट फाइटर छपरा में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लिपि के बारे में कुछ बताऊंगी कि लिपि क्या है और लिपि को कैसे समझा जाता है। तो लिपि संकेत और उनकी प्रकृति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। ओके, तो लिपि वैसी है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ओके, जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। और लिपि के द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने भाव विचारों को इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं, भाव विचार को भी व्यक्त करते हैं, ध्वनि को भाषा में बांधने का प्रयत्न भी करते हैं। तो जिन संकेतों के आधार पर, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। जिन संकेतों के आधार पर, जिन संकेतों के आधार पर हम किसी वर्ण को पहचानते हैं, हम किसी वर्ण को पहचानते हैं, वर्ण को पहचानते हैं अथवा किसी वर्ण लेखन के लिए, अथवा किसी वर्ण लेखन के लिए वर्ण लेखन के लिए क्या करते हैं? जिस विशेष प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है, जिस विशेष प्रकार के संकेत का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। उसे ही हम लिपि कहते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? जैसे देवनागरी लिपि के लेखन खास संकेतों को व्यवहार में लाया जाता है। देवनागरी लिपि के लेखन के लिए खास संकेतों को लेखन के लिए खास संकेतों को व्यवहार में लाया जाता है। तो क्या है? ध्वनि को ही हम भाषा में बांधने का प्रयत्न करते हैं और इसके लिए हमें खास लिपि की आवश्यकता का अनुभव होता है। जैसे अ, क, म, जैसे अ, क, म और फा को हम क्या एक ही रूप में पहचानते हैं? को हम एक ही रूप में पहचानते हैं। ओके,
के वो पहचानते हैं, उनके साथ विशेष लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? उनके साथ, आगे चलते हैं, उनके साथ विशेष लिपि चिन्हों का प्रयोग, लिपि चिन्हों का प्रयोग किया गया है ना, किया गया है। हिंदी में कुछ वर्णों के जो है लिपि को बताया गया है, आगे कर दीजिए। हिंदी में कुछ, यहां तक कोई दिक्कत है? लिपि के द्वारा हम लोग अपने विचारों को क्या करते हैं? विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि अंग्रेजी की लिपि जो होती है क्या होती है? रोमन होती है, और हिंदी की लिपि जो होती है देवनागरी होती है। तो हिंदी में कुछ वर्णों के दो दो रूप देखे जा सकते हैं। वो कौन कौन सा है? अ को दो तरीके से लिखा जाता है। हिंदी में कुछ वर्णों को दो दो रूप, वर्णों को दो दो रूप में देखा जाता है। वो कौन कौन से हैं? जैसे अ का दो रूप होता है, एक ऐसे अ होता है और एक ऐसे होता है अ। एक झ होता है, ऐसे झ होता है, और एक ऐसे झ होता है। ओके, ड़ होता है, एक ऐसे ड़ होता है, एक ऐसे ड़ होता है। और एक त ऐसे होता है, और एक तो ऐसे होता है, त्र ऐसे होता है, एक त्र ऐसे होता है। ओके, तो संसार की अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं जो होती है कुछ लिखी जाती है और चलते रहती है। हिंदी की देवनागरी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी की देवनागरी कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग बाएं से दाएं लिखने का शुरू करते हैं, किसमें? हिंदी में, और इंग्लिश में भी बाएं से दाएं ही लिखते हैं। तो संसार में जो अधिक लिपियां जो होती है वो बाएं से दाएं ही शुरू होती हैं। तो वर्ण और लिपि के अटूट संबंध हैं। किसी खास वर्ण के लेखन के लिए खास लिपि संकेत की आवश्यकता पड़ती है, और उन्हीं विशेष लिपि संकेतों की वजह से हम किसी खास वर्ण को पहचानने में समर्थ होते हैं। अ, प, ख और ज वर्णों को हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि उनके लिए अलग अलग और खास तरह के लिपि संकेत प्रस्तुत किए गए हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्तनी, वर्तनी में भी बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है।
कि एक ही वर्ड को दो दो रूप में देखे जाते हैं, एक ही शब्द को, एक ही वर्ण को हम दो दो रूप में देखते हैं। आगे चलते हैं। वर्तनी, वर्तनी जो होती है, हिंदी में वर्तनी की समस्या कम जटिल नहीं है। क्या है? हिंदी में भी वर्तनी की समस्या कम जटिल नहीं है। यहाँ से बहुत सारे विद्वानों का मतभेद भी है। इस अव्यवस्था के कारण भी हिंदी सीखने वालों को बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे उलझने पैदा हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वर्तनी से संबंध जिन बिंदुओं पर उलझने पैदा होती है उन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। तो कौन कौन सा है? एक नंबर में तत्सम शब्द, तत्सम शब्द यहां से क्वेश्चन भी किए जाते हैं। दो नंबर में है समासिक शब्द, समासिक शब्द, ओके। तीन नंबर में है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। चार नंबर में है अनुस्वार, चंद्र बिंदु और परस्वर्ण। अनुस्वार, चंद्र बिंदु और परस्वर्ण, ओके। पांच नंबर में विभक्ति चिन्हों, पांच नंबर में है विभक्ति चिन्हों, विभक्ति चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं का योग। संयुक्त क्रियाओं का योग। तो क्या है? वर्तनी को समझने के लिए ए और ये का प्रयोग। 6 नंबर में है ये का प्रयोग, ओके। वर्तनी को समझने के लिए ही इस आसान ट्रिक को अपनाया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द ये क्या होता है? तो तत्सम शब्द वो होता है कि हिंदी ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जैसा संस्कृत में होता है। हिंदी ठीक उसी प्रकार करना चाहिए जैसे संस्कृत में होता है। किंतु बहुत सारे वैसे लोग हैं जो हिंदी से हलंत को उड़ा देते हैं। हिंदी से हलंत को उड़ाना उचित नहीं है। उचित नहीं है। जैसे
बहुत सारे लोग इसको आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन हलंत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जगत, इसमें हलंत होगा जगत चित्त, ओके, और दिक, इसमें हलंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम हलंत उड़ा देंगे तो शब्दों में हुई संधि का जो समाधान होता है वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ओके, इस शब्द की व्युत्पत्ति समझ में नहीं आएगी। संधि यदि हलंत को हटा दिया जाए संधि मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ से भी तत्सम शब्द, समासिक शब्द, विदेशज शब्द और देशज शब्द, ये जो होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त, आप देख लेते हैं समासिक शब्द क्या होता है। समासिक शब्द 2 नंबर में है समासिक शब्द। हिंदी में समासिक शब्दों के लेखन में भी कठिनाई होती है। हिंदी में लेखन में कठिनाई होती है। जैसे सुविधा के लिए द्वंद्व समास में, सुविधा के लिए द्वंद्व समास में क्या करते हैं कि योजक चिन्ह देना ही उचित होगा। योजक यानी हाइफन, उचित होगा। जैसे माता पिता, माता पिता है ना, राम कृष्ण आदि, ये क्या है, योजक चिन्ह है। तो समासिक शब्द जो होता है हिंदी में, समासिक शब्दों के लेखन में कठिनाई इसलिए होती है कि सुविधा के लिए द्वंद्व समास में योजक चिन्ह देना उचित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भूपति, किंतु भ्रम की संभावना दिखाई पड़े वहां योजक चिन्ह अवश्य दिया जा सकता है। जहां पर भ्रम
जहां पर भ्रम हो वहां योजक चिन्ह देना उचित होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? जैसे कि भूतत्व, जैसे भूतत्व है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग जहां पर संगम शब्द हो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं। जहां पर जोड़ने वाला, योजक का अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला। जहां पर भ्रम की संभावना हो वहां पर योजक चिन्ह बिना दिए उचित नहीं होगा। ओके, अब देख लेते हैं विदेशी शब्द क्या है। विदेशी शब्द, हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके लेखन में भी सावधान रहने की जरूरत होती है। ऐसे शब्दों के लेखन क्रम अर्धचंद्र का प्रयोग करना चाहिए, जैसे डॉक्टर हुआ, कॉलेज हुआ, बॉल हुआ आदि हुआ। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में लेखन क्रम का अर्धचंद्र, लेखन क्रम में, ऐसे में लेखन क्रम में अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ओके, अर्धचंद्र बिंदु किसे कहते हैं? इसको पूरा चंद्र बिंदु कहते हैं और इसे अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे कॉलेज हुआ, बॉल हुआ, डॉक्टर हुआ इत्यादि। यहां तक कोई दिक्कत? और अर्धचंद्र बिंदु का जब प्रयोग होता है तो वहां पर विदेशी शब्द हम समझ जाएंगे कि ये विदेशी शब्द होगा। अब देखते हैं कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु और परस वर्ण क्या है। बहुत वैसे लोग हैं जो पंचवर्णों, पंचवर्ण कौन सा होता है? तो पहले हम बताना चाहूंगी कि पंचवर्ण जो होता है वो अंग होता है, य होता है, न होता है,
र होता है और म होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पंचवर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदु और प्रस्वर्ण को समझ रहे हैं कि ये क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं कि अनुस्वार, चंद्रबिंदु और परस्वर्ण को हटा करके इसके बदले सर्वत्र इसके बदले में सर्वत्र हम चंद्रबिंदु को ही ले लेते हैं। जैसे पंचवर्ण क्या है, अंग, य, न, र और म। इस तरह से अंग, जैसे अंग, अंग, ओके, चंजू, ओके, शब्दों के बदले, शब्दों के बदले अंग ऐसे नहीं लिख करके क्या करते हैं कि अंग, अंग, अंक इत्यादि इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अनुस्वार, चंद्रबिंदु और परस्वर्ण। अब देखते हैं कि विभक्ति चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं का उपयोग कहाँ होता है। विभक्ति चिन्ह और प्रत्यय तथा संयुक्त क्रियाएं। विभक्ति चिन्ह और संयुक्त क्रियाएं और प्रत्यय प्रत्यय को हम देख लेते हैं कि इसको क्या किया जाता है। जैसे कि संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्हों को अलग ही लिखना चाहिए। संज्ञा के साथ
अलग लिखना चाहिए। ओके, जैसे सीता ने राम को, जैसे सीता ने राम को, मीरा ने कृष्ण को, ओके, ठीक है। किंतु सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्हों को साथ में ही लिखना चाहिए। किंतु सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्हों को साथ लिखना चाहिए। जैसे जैसे मैंने तुमको, ओके, ये विभक्ति चिन्ह और संयुक्त क्रिया प्रत्यय। तो इसमें क्या है कि पूर्वकालीन कृदंत कर वाला हरा आदि को साथ में लिखना चाहिए। जैसे खाकर, उठकर, जगकर, पढ़कर। जैसे खाकर, उठकर, पढ़कर, लिखकर, देखकर, सुनकर इत्यादि। यहाँ तक कोई दिक्कत? विभक्ति चिन्ह और संयुक्त क्रियाएं प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय क्या जुड़ेगा इसको आगे मैं समझाना चाहूंगी। ए और ये का प्रयोग, ए और ये का प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे बारीकी से। इसके बाद आगे हम लोग चिन्ह का प्रयोग समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए और ये का प्रयोग, तो देख लेते हैं कि ए और ये का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे हिंदी में ए और ए के प्रयोग की समस्या संभाव्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, सामान्य भूत आदर्श सूचक विधि, सामान्य भूत स्त्रीलिंग तथा सामान्य भूत को लेकर है। हिंदी में ए और ए को
सामान्य सूचक में है। सामान्य सूचक में है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें दो फ्रेम आ जाएगा। एक है संभाव्य भविष्य, एक है क ख से समझा दे रहे हैं, क में आ जाएगा संभाव्य भविष्य। आए खाए, आए खाए, आए जाए। ओके, संस्कृत में विधि लिंग से ही हिंदी का संभाव्य भविष्य काल निकला है। जैसे कि संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, जैसे यहाँ पर दो रो बना दे रहे हैं। जैसे संभाव्य भविष्य संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य। तो लिख ए, इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, लिख प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखे। इसका प्रत्यय हो जाएगा ए, लिख प्लस एगा, लिखेगा, लिख प्लस एगा, लिखेगा। दौड़ प्लस ए, दौड़े, ये आदर्श सूचक हो जाएगा। दौड़ प्लस ए, दौड़े, दौड़े। दौड़ प्लस एगा, दौड़ेगा। तो संभाव्य भविष्य आए खाए जाए, और सामान्य भविष्य जो होता है ये विधिलिंग का होता है। इसमें स्त्रीलिंग होता है और इसमें पुल्लिंग भी होता है। तो आज हम लोगों ने वर्तनी संबंधी अशुद्धियां को समझे, और इसको आसान भाषा में करने के लिए 6 प्रकार से किया गया है, जिसको हम लोग बहुत आसानी से समझ गए। जैसे पुल्लिंग बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन, बहुवचन, लिखे, दौड़े, और यहां पर हो गया स्त्रीलिंग, लिखी दौड़ी,
लिखी दौड़ी। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बहुवचन का पुल्लिंग बताएं। बताएं। तो जहां पर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में बहुवचन हो जाएगा, और ई की मात्रा जहां पर होगी वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी। इस तरह से आगे हम लोग कुछ और समझेंगे। जैसे कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अशुद्धियां तो यहाँ पर एक नंबर में देखेंगे आ संबंधी अशुद्धियां। एक नंबर में आ संबंधी अशुद्धियां। एक रो बना लेते हैं, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द। इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से एक नंबर जरूर पूछ लेता है, जैसे आकाश, आकाश, इसका शुद्ध हो जाएगा आकाश। आगामी, आगामी, आर्यावर्त, आर्यावर्त। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसका शुद्ध रूप बताइए, क्वेश्चन नंबर में एक में दे देगा कि शुद्ध रूप बताइए, शुद्ध रूप बताइए। एक में दे देगा आगामी, 2 नंबर में दे देगा आगामी, 3 नंबर में दे देगा आगामी, 4 नंबर में दे देगा औगामी। तो यहाँ पर तो 2 समझ में आ रहा है कि सही एक होगा, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, लेकिन हर्षिकार दीर्घिकार की मात्रा को भी हम आसानी से समझ लेते हैं। शुद्ध रूप बताइए आगामी का। तो यहाँ तो खुद दिया हुआ है, तो हम ये समझ लेंगे कि ये सही है। अब ई संबंधी अशुद्धियां को देख लेते हैं।
ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप, आशीर्वाद, 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 ईद, ईद, ईश्वर, ईश्वर, ईसाई, और ईसाई। इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध रूप को हम लोग पहचान करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक होगा। अब हम लोग कल चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगता है।